नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास रीजनिंग में एक टॉपिक कैलेंडर की होने वाली है और बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर। आज पढ़ेंगे कैलेंडर को एकदम बेसिक से हायर लेवल तक। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नियम, जितने भी तरीके होते होंगे कैलेंडर के वो सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से संदेश के बाद में। एक संदेश है आप सभी के लिए, एक वीडियो क्लिप है, पहले आप उसे देखें, उसके बाद में फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहले निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूं, समय समय पर हाथ धोता रहूं और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूं। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना। तुझे जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक निकल जाएगी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे मास्क तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलें। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो क्लिप आप सभी ने देख ली होगी। इस वीडियो क्लिप को जारी करने का सरकार का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर निकलें या बगैर किसी काम के आप इधर उधर घूमें। ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। वीडियो क्लिप सरकार द्वारा या किसी फिल्म अभिनेता द्वारा जारी करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आखिर कब तक हम लोग इस महामारी की वजह से अपने घरों में बैठे रहेंगे। कभी ना कभी तो हमें निकलना होगा, अपने कार्य भी पूर्ण करने होंगे। बगैर काम किए रोजी रोटी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है या हो सकती है, इसलिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो अपने घरों से निकलें, लेकिन जरूरी कार्य के लिए, और उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप अच्छे से देख लें कि फेस मास्क जरूर पहने, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी एहतियात वाली बातें हैं। हाँ, आप काम करो, देखिए बगैर काम के भी काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। सभी सरकारी ऑफिस भी खुलने लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये सभी एहतियात हमने करने होंगे, चाहे आप कहीं मजदूरी करते हैं, चाहे कहीं आप प्राइवेट जॉब करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काम भी हमने करने होंगे, बिल्कुल ठीक है जी, बगैर काम के भी काम नहीं चलने वाला हमारा, लेकिन थोड़े से एहतियात के साथ में। फेस जो मास्क है वो है ज़रूर लगाना है हमने, और साबुन से हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो एक छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा ये की गई है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर पाऊँ। बाकी आज की जो क्लास है हमारी, उसे आरंभ किए लेते हैं। आज हमने पढ़ना है रीजनिंग में कैलेंडर। प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की क्लास कैलेंडर। तो कैलेंडर के विषय में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, फिर हम एक जो नियम होते हैं वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे अपनी अभ्यास को या आज की अपनी क्लास को। सारे नियम हम कैलेंडर के जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी हो जाए कैलेंडर के विषय में कि हम जो प्रयोग करते हैं कैलेंडर, उसका नाम क्या है, कौन सा कैलेंडर है, कितने देशों के कितने कैलेंडर हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो कैलेंडर के विषय में यदि मैं बात करूं तो विश्व भर में लगभग 75 से अधिक कैलेंडर प्रचलित हैं या प्रचलन में हैं। कई देश हैं जिनके अपने कैलेंडर हैं
या जिसको जैसी आवश्यकता है वैसे कैलेंडर वो यूज करते हैं। जैसे एक कैलेंडर हमारा भी है जिसको हम राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है या हम जो कैलेंडर यूज करते हैं और वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और विश्व में सर्वाधिक जो प्रचलन में कैलेंडर है वो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और वो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम ईसा पूर्व के रूप में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम BC भी कहेंगे, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और ईसा मसीह के जन्म से जो स्टार्ट होता है उसको हम ईसवी सन के रूप में, या ईसा मसीह के जन्म से जो स्टार्ट होती है सन, उसको हम ईसवी सन के रूप में जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AD भी लिखेंगे। और भी कैलेंडर के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने बाकायदा लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से उन्हें देखें, बहुत अच्छे आपको समझ में आने वाली हैं। जैसे कि कुछ ज़रूरी जो बातें हैं, ये वही सारी बातें हैं जो अभी मैंने आपको बोल के बताई हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो सकता है भविष्य में आपको इनकी आवश्यकता पड़े। एक बार फिर से मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ आपको कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियस कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व मतलब BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो आरंभ हुआ सन है उसको हम ईसवी सन कहते हैं। इसके बाद में विश्व भर में लगभग 75 कैलेंडर प्रचलित हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे पॉप ग्रेगरी 13 ने, ये 13वें पॉप है भैया ग्रेगरी, इन्होंने 24 फरवरी 1582 को इसे लागू किया था, और यह कैलेंडर 15 अक्टूबर 1582 में शुरू हुआ। बात आई समझ में? 24 फरवरी 1582 को लागू किया और 15 अक्टूबर 1582 से ये प्रचलन में आया, स्टार्ट हुआ। और थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी कैलेंडर के विषय में आप सभी को होनी चाहिए। हो सकता है कि जीके में, सामान्य ज्ञान में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और वैसे भी हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो इतनी जानकारी तो हमें कैलेंडर के विषय में होनी भी चाहिए। आगे क्या है, राष्ट्रीय पंचांग या फिर राष्ट्रीय कैलेंडर। एक ही बात हो गई कि देश आजाद होने के बाद नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के द्वारा पंचांग सुधार समिति की स्थापना की गई। पंचांग सुधार समिति ने सन 1955 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में विक्रम संवत को भी स्वीकार करने की सिफारिश की। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वह किस पर आधारित है? शक संवत पर। राष्ट्रीय जो पंचांग है हमारा किस पर आधारित है? शक संवत पर। लेकिन हुआ क्या इसमें कि पंचांग सुधार समिति ने 1955 में अपनी सौंपी रिपोर्ट में विक्रम संवत को भी स्वीकार करने की सिफारिश की। अब जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत और विक्रम संवत पर आधारित हुआ। इसके बाद में आगे और जरूरी बात क्या है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब उस समय कि जो प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त मानकर 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया। कब? 22 मार्च 1957। अच्छी बात, बहुत जरूरी बात, सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जो शक संवत पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये एक बहुत अच्छी 2-3 चीज़ें हैं इसमें, या 2-3 बातें हैं जो सामान्य ज्ञान में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्या होगा। थोड़ी सी बात और है, जो ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानकारी उनकी होनी चाहिए अवश्य। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता होती है। आपस में कुछ ना कुछ एक निश्चित संबंध होता है दोनों में, चाहे राष्ट्रीय पंचांग हो चाहे हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, दोनों की जो तारीख होती है उनमें एक स्थायी संबंध होता है। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जैसे कि हमारा आप माने कि चलो राष्ट्रीय पंचांग ही पहले स्टार्ट किए देते हैं, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा, उसमें जो हमारा वर्ष प्रारंभ होगा वह चैत्र माह से स्टार्ट होगा। जबकि हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं, जो हमारा ईसाई कैलेंडर है, उसमें जो स्टार्टिंग होगी हमारे वर्ष की वह कहाँ से होगी? जनवरी से होगी। अरे जनवरी से ही करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वहाँ जो स्टार्ट होगी वह, जो महीने का स्टार्टिंग होगा वह चैत्र माह की प्रथमा तिथि से होगा। क्लियर?
यही सारी बातें यहाँ लिखी होंगी कि राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र प्रथमा तिथि को होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च और अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो यदि हम बात करें अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर का, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जनवरी से। और यदि हम बात करें अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है, वहाँ हमारे वर्ष की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? चैत्र से। तो अगर हम चैत्र का और अपने इंग्लिश वाले मतलब अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर का यदि हम मैच करते हैं आपस में, तो कहाँ स्टार्ट होगा? 22 मार्च पे। कहाँ स्टार्ट होगा? चैत्र का महीना 22 मार्च से। और यदि लीप हो तो लीप में लीप में 21 मार्च को, बिल्कुल ठीक है। साधारण वर्ष में 22 मार्च और लीप में 21 मार्च को। इसके अलावा आगे तो ये सामान्य सी बात हो गई। और बस ये एक बहुत अच्छी बात है, ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार 12 महीने होते हैं। वैसे भी हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से भी 12 महीने होते हैं, लेकिन वो तो हमें पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सारे होते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय पंचांग के माह हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, मतलब ये जो हमारा स्टार्टिंग का माह है चैत्र, ये लिखा हुआ है यहाँ कि जिसमें जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसमें पहला जो महीना है वह चैत्र माह होता है, चैत्र का होता है या चैत्र होता है। एक बार तो परीक्षा में, कई बार परीक्षा में यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जो माह का स्टार्टिंग होगा या जो वर्ष स्टार्ट होगा, माह कहा है मैंने, गलती हो गई, कि वर्ष का जो प्रारंभ होगा वह किस माह से होगा? तो सही उत्तर हुआ चैत्र माह से। आया समझ में? तो यहाँ से जो हमारे पूरे 12 माह हैं इन्हें भी आप लोग देख लें कि ये है क्या। इसके बाद में आगे चलेंगे अब कि आगे क्या है। देखिए, अब यहाँ तक तो कैलेंडर के विषय में एक सामान्य सी जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी। अब हम कैलेंडर के क्वेश्चन करना सीखेंगे कि जब परीक्षा में कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, तो वो कैसे होंगे। उन्हें करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष, इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, ये होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए बेटा देखे लेते हैं कि साधारण और अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष होते क्या हैं और कैसे इनको हम निकालेंगे, कैसे इनको हम पहचानेंगे। तो साधारण वर्ष इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनरी ईयर, और अधिवर्ष इसको कहेंगे लीप ईयर, या फिर इसको हम नॉन लीप ईयर भी कह सकते हैं, एक ही मतलब हुआ। ठीक है, अब आगे पहचान की बात कि कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ष साधारण है या फिर कोई जो साल है वो लीप साल है। अब हमें देखना है कि कोई वर्ष लीप है या नहीं। तो याद रखना भैया कि किसी भी सामान्य वर्ष को 4 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 0 आए, मतलब यदि वह पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो भैया लीप साल कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताए देते हैं। जैसे कि मानो लिखा हुआ है 2008, कितने से डिवाइड करेंगे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए? 4 से। यदि एग्जैक्ट डिवाइड है तो लीप है, और नहीं है डिवाइड तो नॉन लीप हो जाएगा। 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, भाई 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0 मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अरे आई बात समझ में यहाँ तक आपको कि 4 से डिवाइड किया हमने इसको, और 4 से भी जो डिवाइड करने का रूल है ना वो फॉलो किया है मैंने। कैसे? कोई संख्या 4 से कब विभक्त होती है? जब संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से डिवाइड हो। तो पीछे से 2 अंक उठाए, 0 और 8, 8 डिवाइड है 4 से, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। पूरे नंबर को डिवाइड करने की आवश्यकता हमने नहीं है। तो ये कैसा वर्ष हो गया? ये तो लीप वर्ष हो गया। मानिए और भी यदि हम लिखें, ऐसे लिख के देते हैं 1996। अब 1996 कैसा वर्ष है? तो 96 को हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। ये भी एक लीप वर्ष है। और यदि ये लीप वर्ष है तो यहाँ जो हमारी फरवरी महीना आया होगा, जो फरवरी का महीना आया होगा, उसमें जो दिनों की संख्या बैठी होगी वह कितनी बैठी होगी? 29। ये हमें याद रखना है कि यदि हमारा जो सामान्य वर्ष है वो एक लीप वर्ष है, या हमारा जो चालू वर्ष है वह यदि लीप वर्ष है तो फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा। और यदि हमारा कोई साधारण वर्ष है, अब साधारण वर्ष कैसे ज्ञात होगा भाई? यदि 4 से डिवाइड करने से वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है तो वो एक नॉन लीप ईयर हो गया। मानो यही 1995 लिखा होता, तो जब हम 95 को डिवाइड कर रहे होंगे 4 से, तो डिवाइड नहीं है, और जब डिवाइड नहीं है तो कैसा वर्ष हुआ? नॉन लीप ईयर हुआ।
एक ऑर्डिनरी ईयर हुआ, और यदि नॉन लीप ईयर हुआ, एक ऑर्डिनरी ईयर हुआ, जैसे कि मानो एग्जाम्पल के लिए 1900 हमने 95 लिखा है, तो ये कैसा वर्ष हो गया, ये डिवाइड नहीं है ना भैया 4 से, और यदि डिवाइड नहीं है तो ये एक साधारण वर्ष हुआ। और यदि ये एक साधारण वर्ष है तो यहाँ जो हमारी फरवरी का माह बैठा होगा, जो फरवरी का महीना आया होगा, उसमें जो दिन बैठे होंगे, कितने बैठे होंगे, 28। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बात की, मतलब आप बात करेंगे हम पूरे वर्ष की। पूरे वर्ष की यदि हम बात करें तो साधारण वर्ष में जो कुल दिन होते हैं और वो 365 दिन होते हैं, और यदि हम बात करते हैं लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में जो कुल दिन होते हैं वह 366 दिन होते हैं। 365 और 366 कहाँ से आए, वो यहाँ से आए कि जो हमारा साधारण वर्ष होगा वह 365 दिन होंगे, तो लीप में भी 365 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 28 दिन है यहाँ फरवरी में और यहाँ 29 दिन है, एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, तो 365 और एक 366 दिन हो गए। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी बात नहीं है। फिर भी एक बार हम और थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर किए लेते हैं जिससे कि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा है 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास में, एक ऑप्शन ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। मानो यहाँ मैंने लिख के दिया है आपको 1992, यहाँ मैंने लिख के दिया है आपको 1900, यहाँ मैंने लिख के दिया है आपको 1835, और यहाँ मैंने लिख के दिया है आपको 1734। मैं आपसे कहूँ बताइए दिए गए चारों वर्षों में से कौन सा वर्ष है जो कि एक लीप वर्ष है। तो हमने करना क्या है भाई, हमने करना ये है कि दी गई सन के पीछे के 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड है तो लीप है, नहीं डिवाइड है तो एक साधारण वर्ष हो जाएगा। अब मैंने 92 को डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये तो एक लीप आ रहा है। अगर मैंने यहाँ से पीछे से 00 को डिवाइड किया तो ये भी लीप आ रहा है। तो 2 कैसे आ रहे हैं, यहाँ हो सकता है 2 हो। आगे चलते हैं, अभी समझेंगे चीज़ों को। भाई 35 तो डिवाइड है नहीं 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, ये भी डिवाइड नहीं है, 34 भी 4 से, लेकिन 1900 जो है यदि पीछे 00 आ रहा है तो ये भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। वरना आप करके देख लो कि 4 चौक 16 बचे 3 30 हो गया, 4 सत्ते 28 बचे 2 20 हो गया, 4 पंजे 20 एग्जैक्ट डिवाइड है, तो ये भी एक लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लीप वर्ष नहीं है, ये एक शताब्दी वर्ष है। ये कैसा वर्ष है, हमारा शताब्दी वर्ष है। इसके विषय में अभी हम आगे बात करेंगे। चलो अभी किए लेते हैं, जब ऐसी बात है तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि 1992 जो है वो एक लीप वर्ष है। लेकिन डाउट ये आ रहा है कि जी 1900 भी है क्या, तो 1900 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1900 जो है वो हमारा एक कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी आ रही है ना भैया पूरी, अभी बताता हूँ और क्लियर, चिंता ना करें। यह कैसा वर्ष है, ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष यदि हमें देखना है कि नॉन लीप है या फिर लीप है तो उसको हमेशा 400 से विभक्त किया जाता है। कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से विभक्त करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए कि ये शताब्दी हमारी लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम नोट किए लेते हैं, लिखे लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ से नोट करने के लिए, भाई एक तो हमने साधारण वर्ष ज्ञात करना सीख लिया, लीप वर्ष भी हमने ज्ञात करना सीख लिया। अब आता है इसके बाद में आगे शताब्दी, कि यदि हमारा जो चालू वर्ष है यदि वो एक शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी को कैसे ज्ञात करेंगे कि शताब्दी साधारण शताब्दी है या फिर लीप शताब्दी है। बात आ रही है समझ में आपको, कि कोई साधारण शताब्दी है या फिर वो लीप शताब्दी है। देखिए यदि साधारण शताब्दी है, यदि एक साधारण शताब्दी है तो फरवरी का माह 28 दिन का होगा, और यदि लीप शताब्दी है तो फरवरी का माह 29 दिन का होगा। बात आ रही है समझ में आपको। तो यहाँ साधारण में फरवरी में 28 दिन बैठेंगे, और यदि लीप शताब्दी है तो वही फरवरी में कितने, 29 दिन होने वाले हैं। अब कैसे ज्ञात होगा कि कोई शताब्दी साधारण है या फिर लीप है, बिल्कुल अभी चेक किए लेते हैं जी। जैसे कि मानिए कुछ शताब्दी मैंने लिखी, मानो मैं लिखता हूं कितना, मैंने लिख दिया यहां आपके लिए 1700। अब 1700 कैसी शताब्दी है, लीप है या फिर साधारण है, तो भैया ज्ञात करना है कैसे, 400 से भाग लगाकर। कितने से, 400 से। अब 400 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, लेकिन 17 तो डिवाइड नहीं है 4 से, तो ये कैसी शताब्दी हुई, साधारण। मानो हमें देखना है 1800,
भाई 1800 कैसी शताब्दी है, 400 से डिवाइड करेंगे। अरे करोगे नहीं 400 से, बिल्कुल ठीक है। नहीं डिवाइड होता जी तो फरवरी में कितने दिन आए, आप कहेंगे जी फरवरी में जो दिन आए वह कितने हुए, 28 हुए। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला देखे लेते हैं। आगे लिखने वाला हूं मैं 1900, कितने से डिवाइड करना है, आप कहेंगे 400 से, बिल्कुल ठीक है। 4 से नहीं करना है, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो सारे डिवाइड हो गए होते 4 से। ये भी एक कैसी शताब्दी हुई, साधारण शताब्दी है, फरवरी में 28 दिन होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं 2000, कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा भैया, 4 पंजे 20, तो ये कैसी शताब्दी हुई, लीप। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 2400, यदि 2400 को डिवाइड करते हैं हम 400 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, कैसी शताब्दी हुई, लीप शताब्दी हुई। क्लियर है। यहाँ से एक चीज़ हमें और पता चल गई, और वो ये पता चल गया हमें कि जो हमारा लीप वर्ष है, जो हमारा लीप वर्ष है वह प्रत्येक कितने वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है हमने, तो हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आना ही आना है। अब आ गई लीप शताब्दी की जी, लीप शताब्दी कितने वर्षों के बाद आती है, तो लीप शताब्दी जो है हमारी वो 400 वर्षों के बाद आती है। लीप शताब्दी कितने वर्ष के बाद आती है, 400 वर्षों के बाद आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, और क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसे भी लिखा रहने देंगे। यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके लिए परीक्षा में कि 400 वर्षों में, ध्यान से देख लें कि परीक्षा में कैसे आएगा क्वेश्चन कि 400 वर्षों में या लगातार 400 वर्षों में, एक ही बात है ना, लगातार समझें इसको। लगातार 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा, या फिर आपसे ऐसे कह सकता है कि लगातार आने वाले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्लियर है। अब हमें पता है कि 29 जो दिन होगा, भाई फरवरी का 29 दिन कब आएगा, जब फरवरी एक, जब हमारा जो वर्ष है, जो चालू वर्ष है वो एक लीप वर्ष होगा, तभी तो फरवरी 29 की पड़ेगी। अब हमें पता है जी लीप वर्ष ज्ञात करना है, तो 400 को डिवाइड कर दो कितने से, 4 से। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो गया, भाई ये तो 100 बार डिवाइड हो गया। कितनी बार, ये तो 100 बार डिवाइड हो गया। भाई ये तो 100 बार डिवाइड हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि जी लगातार आने वाले 400 वर्षों में जो फरवरी का 29 दिन है या फिर जो लीप वर्ष है वह 100 बार आने वाला है। कितने साल में, 400 सालों में। अभी अभी मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की, एक डाउट आपका क्लियर किया कि जो हमारे लीप वर्ष हैं वह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन हमारी जो लीप शताब्दी है वह प्रत्येक 400 वर्ष आती है, 400 वर्षों के बाद आती है। तो ये तो 400 वर्ष आगे भैया। यहाँ जो हमारी शताब्दी पड़ी होंगी वह कितनी शताब्दी होगी भी, 400 वर्षों में 4 शताब्दी होगी। क्यों, क्योंकि हर 100 साल बाद शताब्दी आ जाती है। अब 400 वर्षों में यदि 4 शताब्दी होगी तो 4 शताब्दी में से 3 शताब्दी तो ऐसी होंगी जो लीप शताब्दी पड़ी नहीं होंगी। जैसे कि आप देखें 1700, 1800, 1900 और 2000। यदि यहाँ से स्टार्ट करें तो ना तो 1700 लीप, ना 1800 लीप, ना 1900 लीप, 2000 लीप होगी। तो 3 शताब्दी ऐसी रही भैया जो लीप शताब्दी होंगी ही नहीं। तो 100 में से जैसे ही हम 3 घटाएंगे तो आंसर कितना हो गया, 97। बात आई समझ में आपको। तो लगातार आने वाले 400 वर्षों के दौरान जो कुल लीप वर्ष होंगे वह 97 होंगे, या फरवरी के माह में जो 29 दिन होंगे वह 97 होंगे। दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ तक की जो मेरी बात थी बताने की वो आपको ये थी कि कैसे हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात करेंगे। इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। कभी कभी तो परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे इन्हीं को दे देगा कि 1700, 1800, 1900 और 2000 बताइए इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो विद्यार्थी को लगेगा कि ये तो चारों ही हैं। नहीं भाई, ये शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी जानकारी काफ़ी है। आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है हमने, कि लीप वर्ष कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको और जूम कर लें जिससे कि बढ़िया से आप लोगों को दिखाई दे जाए। ठीक है, यहां चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे करने होंगे हमने कैलेंडर के। क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहां सेट किए हुए हैं एज ए नियम के तौर पर, एज ए रूल के तौर पर। ये क्वेश्चन नहीं है कहीं आप सोचो कि ये प्रश्न आपको करने के लिए मैंने दिया है। नहीं नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चन करने के तरीके आपको सिखा रहा हूं
कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कैलेंडर में बनते हैं और इन क्वेश्चन को करने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि यदि हमसे एक महीने के अंतर्गत का दिन ज्ञात करवाए तो हम कैसे करेंगे। यदि हमसे एक महीने से ज़्यादा आ जाए, 2 महीने आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उन महीनों का हम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। यदि पूरे वर्ष का यदि पूरे होल ईयर का, पूरे संपूर्ण साल का यदि हमसे दिन ज्ञात करवाए कैसे करेंगे। मतलब संपूर्ण वर्ष का मतलब हो गया 1 जनवरी को देकर 31 दिसंबर को हमसे पूछ ले। 1 साल से ज़्यादा की बातें हों तो हम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। कई सारी साल का, या फिर डायरेक्ट हमसे कोई दिन पूछा जाए, कोई डेट पूछी जाए तो उसका हम कैसे दिन ज्ञात करेंगे। तो ये क्रम से मैंने बनाया हुआ है, आप इनको क्रम से देखते चलो। 100% एक क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं, चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा में आ जाए जिसे आप ना कर पाए, सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो नियम नंबर 1 आता है जी। सबसे पहला नियम है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये एक नियम है। और नियम भी ये है कि यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या वार होगा। तो पहला जो हमारा नियम है वो महीने पर आधारित है कि जब एक ही महीने की बात होगी तो हम कैसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, कैसे दिन निकालेंगे। याद रखना भैया, जब एक ही महीने की बात हो, जैसे कि 1 तारीख को सोमवार है और 31 को हमसे पूछा है बताओ क्या होगा, तो 31 में से 1 घटा दो, बचा कितना 30। 30 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28। इसके बाद में आपने शेषफल से काम चलाना होगा या शेषफल पकड़ना होगा कि शेष कितना आया, तो शेष कितना बचा 2। अब मुझे बताओ कि आने वाला दिन पूछा है या बीता हुआ। आप कहेंगे जी 1 तारीख को सोमवार है और 31 को पूछा है तो आने वाला पूछा है, तो इसका मतलब सोमवार में जो शेष बचा है इतने दिन हम ऐड कर देंगे। यदि बीता हुआ पूछता तो घटा देते, सोमवार में 2 दिन ऐड करोगे तो आंसर कितना मिला हमें, बुधवार। देखिए मुझे पता है मैंने बहुत जल्दबाजी में ये क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये तो मैं वैसे ही आपको एक बताया है। अभी इतना जो चीज़ें हैं इसके विषय में वो तो अब हम सीखेंगे, उन्हें तो अब हम सीखेंगे कि है क्या चक्कर या कैसे ये क्वेश्चन हमने किया। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वह कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। बस यही इस पूरी की पूरी अभ्यास को करने का तरीका होगा कि जिन्हें ये पता है 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होंगे वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। वही उसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी किया है। देखें कैसे भाई, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया कि 1 तारीख को सोमवार है और हमसे पूछा उसी महीने की 31 तारीख को बताओ क्या दिन होगा। तो मैंने 1 तारीख से और 31 तारीख तक के दिनों का जो डिफरेंस है वो ज्ञात कर लिया, कितने हो गए। तो 1 तारीख से और 31 तारीख तक जो दिन बैठे वह टोटल कितने बैठे। मतलब यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 31 को पूछा है, तो 1 तारीख में हम कितने दिन ऐड करें कि 31 तारीख हो जाए। तो मुझे समझ में आ गया जी 1 तारीख को तो सोमवार है ही है, यदि हम 1 में 30 और ऐड कर दें तो 31 हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि यदि 31 में से 1 घटा दें तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 30 का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख में यदि हम 30 दिन जोड़ देंगे तो 31वीं तारीख आ जाएगी, 31वां दिन आ जाएगा। अब 1 तारीख में हमें 30 दिन ऐड करने हैं, तो 1 तारीख में 1 दिन जब हम ऐड करेंगे, जैसे 1 तारीख को सोमवार है तो 1 दिन जोड़ोगे तो अगला दिन मंगलवार हो जाएगा, दूसरा दिन बुधवार, ऐसे ही हम जोड़ते हुए चले जाएं तो बहुत देर हमें लगने वाली है। हमने सोचा इसको और छोटा करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। देखिए जो भी कुछ है वो इसी क्वेश्चन में बताने वाला हूँ मैं आपको, बनते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में तो आगे बस जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो मेरा बताने का तरीका ये है, 1 तारीख को क्या दिन है। आप कहेंगे जी 1 तारीख को तो सोमवार है, यहां दे रखा है, इधर लिखता हूं, यहां समझिए आप 1 तारीख को क्या दिन दिया हुआ है, 1 तारीख को सोमवार है। यदि हम इसमें 7 दिन मतलब 1 सप्ताह ऐड कर दें तो तारीख आ गई 8 तारीख को भी सोमवार ही होगा। यदि हम इसमें फिर से 7 दिन ऐड करते हैं तो तारीख आ जाएगी 8 7 15 तारीख को भी सोमवार ही होगा। यदि हम इसमें फिर से 7 दिन ऐड कर दें तो 15 7 22 तारीख आ गई, 22 को भी सोमवार ही होगा। और यदि हम 22 में फिर से 7 दिन ऐड कर देते हैं तो 22 और 7 कितने हो गए, 22 और 7 29 हो गए। भाई 22 और 7 कितने हो गए, 29 हो गए, और 29 तारीख को भी सोमवार ही होगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि हम किसी भी तारीख में 1 सप्ताह ऐड कर दें तो वही दिन आ जाता है जो दिन पहले है। अब 29 तारीख को सोमवार हो गया, 29 के बाद 30 तारीख को मंगलवार हो गया, 31 को पूछा है तो 31 को बुधवार हो जाएगा।
बात आई आपको समझ में? अब वहां कैसे किया गया ये क्वेश्चन करने का तरीका ये हुआ कि 1 तारीख से और 31 तारीख तक के बीच में दिनों का जो गैप आया वह 30 दिन आए। कितने दिन आए? 30 दिन आए। अब मैंने क्या काम किया कि इस 30 दिन को मैंने सप्ताह में कन्वर्ट कर लिया। अब सप्ताह में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7 चौक 28, मतलब 4 बार डिवाइड हो रहा है तो 4 तो पूरे सप्ताह हो गए, 4 तो सप्ताह हो गए, बचे कितने? 2 दिन। तो इसको हम 4 सप्ताह और 2 दिन का गैप भी कह सकते हैं। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 1 सप्ताह बाद भी सोमवार बैठा होगा, 2 सप्ताह बाद भी सोमवार बैठा होगा, 3 सप्ताह बाद भी सोमवार बैठा होगा और 4 सप्ताह बाद भी सोमवार बैठा होगा। रिमाइंडर डेज कितने आ रहे हैं? बचे हुए दिन कितने आ रहे हैं? तो बचे हुए जो दिन हैं इनको हम ऑड डेज भी कह देते हैं भैया, इनको हम ऑड डेज भी कह देते हैं। यदि हिंदी की बात करें तो इनको हम विषम दिन भी कह देते हैं। विषम संख्या नहीं है और विषम दिन है ये। विषम दिन का मतलब ये है कि जो दिन हमारे सप्ताह की साइकिल में आने से बच जाएं। क्लियर है? मतलब सप्ताह की साइकिल से आगे चले जाएं। जैसे कि सप्ताह की साइकिल कितने दिन की होगी? 7 दिन की। तो यदि 8 दिन होते तो 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया, तो एक जो दिन आए वो विषम दिन आए। यहां हम देखेंगे कि 4 सप्ताह हो गए तो 4 सप्ताह बाद भी सोमवार ही आने वाला है, लेकिन बचे हुए दिन कितने हैं? 2 दिन। इसका बाद सोमवार के बाद में अगला दिन क्या आया? मंगल, और मंगल के बाद में अगला दिन क्या आया? बुधवार। क्लियर है? बात आई समझ में आपको? अच्छा, यदि इसी में आगे हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड पिछले पर ही आ जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ आ जाओ। एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे ऐसे कहूँ कि यदि किसी माह की 5 तारीख को, यदि किसी माह की 5 तारीख को बुधवार हो, यदि किसी माह की 5 तारीख को क्या दिन दिया हुआ है? बुधवार दिया हुआ है। और मैं आपसे कहूँ बताइए उसी माह की 27 तारीख को क्या वार होगा? अब कैसे बताएंगे आप? तो 27 और 5 दोनों का डिफरेंस देखेंगे एक महीने के लिए कितना आ रहा है। एक ही महीने वाले क्वेश्चन में ये कहीं पता चला 1 महीने से ज़्यादा का क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही कर दिया, गलत हो जाएगा। तो 27 में से 5 को घटाया हमने तो आंसर कितना मिला? 22। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास में? 1। विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 1। अब आने वाला पूछा है या बीता हुआ? तो आने वाला दिन पूछा है। क्यों? क्योंकि 5 तारीख को बुधवार है, 27 को पूछा है, तो आने वाला उसी महीने की आने वाला दिन पूछा है। तो बुधवार में 1 दिन हम ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। अरे आ रहा है समझ में आपको? लेकिन इसी में आप ऐसे समझे कि यदि मैं इसको ऐसे ना देकर और क्वेश्चन में ऐसे कह देता कि इस तारीख को 27 की जगह मैं यहां इसको चेंज करने वाला हूं, ठीक है? तो 27 की जगह हम इसको चेंज करने वाले हैं, इसको मैं 26 करने वाला हूं। यदि मैं कहूं कि 5 तारीख को बुधवार है और उसी महीने की 26 तारीख को बताइए क्या दिन होगा, तो कैसे बताएंगे आप? 26 में से 25 को घटाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास में? 21। 21 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, 7 या 21। तो कभी कभी तो बच्चे गलती से 3 ही लिख देते हैं। अरे मैंने बताया ना आपको, ऐसे नहीं करना। रिमाइंडर से हमारा काम होगा, हमें केवल शेषफल पकड़ना होगा। हमें शेषफल से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है हमारा। अब यदि हम शेष देखें तो रिमाइंडर कितना आया? भाई रिमाइंडर तो यहाँ 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? शेष कितना आ रहा है? 0। और याद रखें कि जब भी शेषफल 0 आ जाए तो वही दिन होगा जो दिन पहले दे रखा है। क्यों? क्योंकि यदि हम बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो भी बुधवार ही रह जाएगा, बुधवार में से 0 घटाएंगे तो भी बुधवार ही रह जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो भी बुधवार ही होगा। क्लियर हो गया? बात आ गई समझ में? अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये आ गया जी हमारा नियम नंबर 2। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चंस नहीं है, ये नियम है। यदि आपने ये नियम पढ़ लिए तो कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो कैलेंडर में, चाहे कितना भी आसान हो कितना भी कठिन हो। ठीक है, आगे चले। हमसे कहा गया यदि किसी महीने की 28 तारीख को बृहस्पतिवार हो तो उसी महीने की 5 तारीख को क्या वार होगा। अब की बार एक ही महीने का सवाल है। देखिए एक ही महीने के चल रहा है अभी हिसाब किताब जो है हमारा, एक ही महीने के अंतर्गत हमने दिन ज्ञात करना है। लेकिन अब की बार क्या है, 28 तारीख को बृहस्पतिवार है, 5 तारीख को पूछा है। भाई इसने तो उल्टा पूछ लिया। अब की बार हमसे इसने उल्टा पूछ लिया, बीता हुआ पूछ लिया। लेकिन करने का तरीका वही होगा क्या कि 28 में से 5 घटाएंगे, मतलब दोनों में दिनों का अंतर देखेंगे हम कितना आ रहा है। तो दोनों में जो दिनों का अंतर बैठा वह कितने दिनों का अंतर बैठा, 23 दिन का। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, और जो रिमाइंडर हमारा बचा, जो ऑड डेज हमारे विषम दिन आए वह कितने बैठे, 2।
भाई शेष कितना बचा हमारे पास में, 7 या 21, और बचा कितना हमारे पास में, 2 दिन बाकी रह गए। अब मुझे बताइए आने वाला पूछा है बीता हुआ, आप कहेंगे सर इसमें तो बीता हुआ पूछा है। और भैया यदि बीता हुआ पूछा है तो मुझे एक बात बताइए कि पहले जो दिन दिया हुआ है वह क्या है। आप कहेंगे जी पहले तो 28 तारीख को बृहस्पतिवार दिया हुआ है। अरे 28 तारीख को क्या दिन है, बृहस्पतिवार, और बीता हुआ पूछा है तो ये 2 दिन इसमें से हम माइनस कर देंगे, और जैसे ही हम 2 दिन घटाएंगे बृहस्पति में से तो आंसर कितना हो गया, मंगलवार। बात आ गई समझ में आपको, क्लियर है एकदम, यहां तक कोई डाउट आपको, नो डाउट, ठीक है जी। इसके बाद में आगे चलेंगे बेटा और देखें आगे तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है। देखिए तीसरा नियम हमसे कहा गया है कि यदि किसी वर्ष 4 जनवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष 16 फरवरी को बताना है हमने क्या वार होगा। अब जो तीसरा नियम है वो कहता है कि 1 महीने से ऊपर चले जाओ। जब 1 महीने से ज़्यादा महीने का दिन ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए एक ही महीने में तो वही ज़्यादा में से कम वाला घटा के हम डिवाइड कर देंगे, 7 से जो रिमाइंडर है उसको आने वाला पूछा तो जोड़ देंगे, बीता हुआ पूछा तो घटा देंगे। लेकिन यहाँ जो बात है वो 1 महीने से ज़्यादा वाली है। कैसे कि 4 जनवरी को बुधवार है और उसी साल में जो भी साल चल रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी फरवरी गई नहीं है। 16 फरवरी को हमसे पूछा है क्या दिन होगा। अब देखेंगे जी इसे करने का जो तरीका होगा और वह क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, एक बात ये और जान लें भैया, वैसे तो मुझे पता है आप लोग कर लेंगे इन्हें, लेकिन मैं तो आपको नियम सिखा रहा हूँ। देखिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं सिखा रहा। हमारा जो पहला महीना होता है वह कौन सा होगा, जनवरी का, और जनवरी में भी दिनों की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 31। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे तो करते हैं हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो ऊपर आ जाए गांठ पर महीना वह 31 का हो गया, जो गड्ढे में चला जाए नीचे वह महीना 30 का हो गया, फरवरी को छोड़कर, ठीक है। जो ऊपर आता है वह 31 का, जो नीचे चला जाए गड्ढे में वह 30 का, ठीक है। आप करते भी ऐसे ही होंगे। तो जनवरी के बाद में दूसरा जो माह आया अब वो आया फरवरी, कितने का होता है, या तो 28 का या फिर 29 का, ये डिपेंड करता है कि वर्ष जो है हमारा वो लीप है या फिर साधारण है। इसके बाद में तीसरा महीना आया मार्च का, मार्च, उसके बाद में अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर है आगे हमारा दिसंबर। यहाँ दिनों की संख्या 31, अप्रैल में कितने दिन, 30, मई में कितने 31, जून में कितना 30, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर माह 30 का होता है और दिसंबर माह 31 दिन का होता है। क्लियर हो गया। ये तो रही सामान्य सी बात जो हमें पता होनी चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए पूरे वर्ष के दौरान, एक संपूर्ण वर्ष में कितने माह ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, संपूर्ण वर्ष के दौरान कितने माह ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। तो 30 दिन की अगर हम बात करें तो वैसे तो 11 महीने हो जाएंगे 30 दिन के, क्यों, क्योंकि जो 31 का है वो 30 का भी होगा। लेकिन यदि हम बात करें कितने महीने ऐसे हैं जो केवल 30 दिन के होते हैं, केवल 30 दिन के होते हैं, तो केवल 30 दिन की यदि हम बात करें तो 4 महीने होते हैं। कौन कौन से हो गए, अप्रैल, जून, उसके बाद में सितंबर और नवंबर। अब आ गया 31 दिन। 7 महीने ऐसे होते हैं पूरे वर्ष के दौरान जो 31 दिन के होते हैं, और 1 महीना ऐसा होता है जो या तो 28 का होता है या फिर 29 का, और वो हो गया हमारा फरवरी। अब यहाँ से आप देखो कि किस महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। तो जैसे कि जनवरी में कितने दिन हैं, 31, तो या तो आप 31 लिख लीजिए या फिर 31 की जगह पर आप ऑड डेज यदि 31 दिन, यदि जनवरी के आप 31 दिन के ऑड डेज आप निकालने चाहें कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो 7 चौक 28 हो गया और बचे कितने हमारे पास में 3। बात आ गई समझ में आपको। यदि मैं आपसे कहता हूं कि मानो आज है सोमवार और 31 दिन के बाद बताओ कितना कौन सा दिन होगा, तो या तो आप सोमवार में 31 दिन जोड़ लीजिए या फिर 31 की जगह पर आप केवल सोमवार में 3 दिन ऐड कर लीजिए। बात एक ही है, दोनों में वही दिन आने वाला है। क्लियर है। अभी हम साइकिल के विषय में बात भी की थी हमने, सप्ताह की साइकिल के बारे में, आपको पता भी होगा। बस मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि 28 है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 29 है तो 29 के लिए रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर क्या, ये हम ऑड डेज निकाल रहे हैं कि किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। 31 में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी, 30 दिन है विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि 7 चौक 28, 4 सप्ताह हो गए और 2 दिन बाकी बचे।
यहाँ विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी, यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ऐसे यहाँ विषम दिनों की संख्या हम निकालें तो 3 हो जाएगी। जुलाई और अगस्त दोनों ही बराबर होते हैं भैया, 31 के इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, विद्यार्थियों को ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ 31 हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 दिन ऑड डेज हो जाएंगे, यहाँ ऑड डेजों की संख्या कितनी आई 3 आई। अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यदि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है क्लियर, तो अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है जरा इसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर किए देता हूँ अब, ठीक है। हमसे कहा गया है यदि किसी वर्ष 4 जनवरी को बुधवार हो तो बताइए उसी साल 16 फरवरी को क्या दिन होगा। अब भाई हमें दे रखा है कितना 4 जनवरी, और 4 जनवरी को जो दिन है वो है बुधवार का, और हमसे पूछा कब है, हमसे पूछा है 16 फरवरी को बता दो क्या दिन होगा। तो ये तो 1 महीने से ज़्यादा महीने वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब हमने यहाँ से रिमाइंडर डेज निकालने पड़ेंगे कि आखिर 4 जनवरी से और 16 फरवरी तक दोनों के बीच में जो कुल दिनों की संख्या बैठी वह कितनी बैठी। अब जनवरी का महीना कितने का होता है? आप कहेंगे जी 31 का होता है। अगर जनवरी का महीना 31 का होता है तो जनवरी में जो रिमेनिंग डेज बैठे वह कितने बैठे? भाई 4 तारीख को तो बुधवार हो गया, बचे कितने दिन हमारे? 27 दिन तो हो गए जनवरी के। अरे 27 दिन हो गए जनवरी के। अब अगला महीना आया फरवरी का, और 16 दिन हो गए फरवरी में। क्यों? क्योंकि 16 को ही हमसे पूछा है, 16 को ही हमसे पूछा है ना। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ 31 की जगह लिखा हुआ है 3, यहाँ 30 की जगह 2। तो ये कैसे लिखे हैं हमने? ये हमने विषम दिन निकाले हैं सप्ताह की साइकिल से जो बाहर चले गए। ऐसे ही हमने यहाँ इनको सप्ताह की साइकिल में कन्वर्ट करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना आता है और डेज निकालें कितने आए। तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 या 21 बचे कितने? 6। तो 27 दिन बाद भी वही दिन होगा मेरे भाई जो 6 दिन बाद होगा, एक ही अर्थ हुआ। प्लस यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया 2। इसका मतलब 16 दिन बाद भी वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। क्लियर हो गया? तो या तो 27 और 16 को जोड़ लो या 6 और 2 को जोड़ लो, बात एक ही है। आंसर कितना मिला? 8। आंसर कितना मिला? 8। तो बस यही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया कि 4 जनवरी को हमारा बुधवार है और हमसे पूछा है 16 फरवरी को बताओ क्या होगा। तो 4 जनवरी मतलब बुधवार, और बुधवार में भी कितने दिन ऐड कर देंगे? 8 दिन जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सर 8 दिन क्यों जोड़ें, जबकि 8 तो सप्ताह की साइकिल से बाहर दिन चले जाएंगे। कैसे? इसको सप्ताह में कन्वर्ट करें तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। भाई 8 दिनों में जो विषम दिन की संख्या है वो तो 1 होने वाली है, तो 8 दिन क्यों जोड़े भाई? 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। बात आई आपको समझ में? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 2 होगा, रिमाइंडर 3 होगा, रिमाइंडर 4 होगा, रिमाइंडर 5 होगा, रिमाइंडर 6 होगा। ठीक है, इसके अलावा रिमाइंडर कुछ नहीं होगा कैलेंडर के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हमने जब भी डिवाइड करना होगा 7 से डिवाइड करना होगा, तो या तो शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2, 3, 7 से कम ही रहेगा यार, इससे ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो 8 को डिवाइड किया 7 से, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1 हमारे पास में। तो यहाँ से आंसर हो गया बुधवार प्लस 1 दिन बराबर क्या हो गया? बृहस्पतिवार। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, आ रहा है ना समझ में? इसके बाद में एक और फॉर्मूला आया हमारा, चौथा रूल है, और चौथे रूल में कहा गया है कि यदि 5 अप्रैल 2004 को सोमवार माना जाए तो बताइए 16 अगस्त 2004 को क्या वार होगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे अभी अभी हमने किया है। कैसे? कि यदि 5 अप्रैल 2004 को सोमवार माना जाए तो 16 अगस्त 2004 को जो सप्ताह का वार होगा वह क्या होगा। अब 5 अप्रैल से और 16 अगस्त 2004 तक के दिन निकालो कितने हो गए। अब हम देखेंगे अप्रैल का जो महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अरे अप्रैल तो 30 का होता है। अब 5 अप्रैल को हमें दिया हुआ है सोमवार है, तो रिमेनिंग डेज कितने रह गए? 25 दिन। तो यहाँ से अप्रैल के रह गए, या फिर 7 या 21 और बचे कितने? 4 लिख लो। अरे बात तो एक ही है भाई, बाद में भी मुझे लिखना पड़ेगा। अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई, और जुलाई के बाद में 16 दिन अगस्त के, या फिर 7 दूनी 14, बचे कितने? 2 लिख लो। बातें किया 4 और 3 7, 3 और 2 5, अरे 3 और 2 5 और 5 और 2 7। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? 0। यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो भैया जो दिन पहले है वही दिन होगा। क्यों? क्योंकि सोमवार में 0 जोड़ोगे तो भी सोमवार, और सोमवार से 0 घटाओगे तो भी सोमवार ही होगा। तो यहाँ जो आंसर हमारा होने वाला है वो भी सोमवार ही होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है आपकी उसे यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो उसमें भी कोई लाभ नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को आप टॉपिक वाइज सीखते हुए चलें। इसके बाद में आगे के जितने भी बचे हुए टाइप हैं, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, हम अगली क्लास में सीखेंगे।
और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।